Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 7th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 7 सितंबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिंगापुर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा हमने अभी 2 दिन पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में डिस्कशन किया था। तो डीएसी के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड करते हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉडी क्या करती है, जो भी हम डिफेंस इक्विपमेंट यानी जो भी हथियार परचेज करते हैं उन नए हथियारों का फील्ड ट्रायल कंडक्ट करने का काम करती है। तो बताइए दोनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपने पढ़ी ली होगी, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, कल हमारे द हिंदू में भी छप सकती है। अभी फिलहाल कई सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जहाँ पे बात हो रही है अग्नि 4 मिसाइल के बारे में। लगातार जितने भी आर्टिकल्स अभी पब्लिश हो रहे हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाएं। 7 घंटा पहले, 12 घंटा पहले, 11 घंटा पहले इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है कि इंडिया सक्सेसफुली कैरीज आउट लॉन्च ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है, स्पेशली यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं इसके अंदर में ध्यान रखिएगा। इस वजह से आप ये देख पाएंगे कि भारत ने किया परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, और इससे बहुत बड़ा जो चिंता है वो क्रिएट होता है पाकिस्तान और चाइना के अंदर में। चाइना पहले भी यहाँ पर इस अग्नि 4 मिसाइल या अग्नि वाली जो मिसाइल्स हैं इसको लेकर अपने कंसर्न्स दिखा चुका है, स्पेशली अग्नि 5 मिसाइल को लेकर। अभी वो सब मैं आपको बताऊंगा, अग्नि 1 2 3 4 5 क्या है ये, और अभी 6 की बात हो रही है तो वो 6 क्या है, इनकी रेंजेस क्या होने वाली हैं, बहुत सारा डेटा है। और ये टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा डिफेंस मंत्रालय ने भी इस आर्टिकल को रिलीज़ कर दिया है। पीआईबी का ये डेटा आपको सामने नजर आएगा। कल की यहाँ पर ये न्यूज़ है 6 सितंबर 2024। चलिए फिर अब दोस्तों जब बात करते हैं हम अपने अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और जानिए कि इंडिया जो आज के समय पर मिसाइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में इस तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर पा रहा है। बहुत सारी मिसाइल्स हम अपने आप से खुद से बना पा रहे हैं, दुनिया को चौंका रहे हैं। ये सब चीज़ों की यहाँ पर दोस्तों शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के थ्रू की जाती है। हमारे पास में एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में IGMDP के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों हमने 5 मिसाइल्स को डेवलप किया है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की। अब वो जो 5 मिसाइल्स हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में पटना के नाम से ध्यान रख सकते हैं। पी से मतलब है पृथ्वी मिसाइल, जो हमारी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अब आपको पता है ना बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में क्या फ़र्क होता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल की जब बात करते हैं तो मान लो यहाँ पर आप यहाँ से इस मिसाइल को दाग रहे हैं, आपका टारगेट यहाँ पर है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर जाएगा, है ना, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये पहले ऊपर जाएगा मिसाइल, उसके बाद ये वापस से एनवायरमेंट में एंटर करेगा और स्पीड लेने के बाद में अपने टारगेट को पूरी तरह से हिट करेगा। तो ये पाथ होता है हमारे बैलिस्टिक मिसाइल का। तो पृथ्वी भी हमारी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी प्रकार से जब बात आती है अग्नि की, तो अग्नि मिसाइल में हम 1 2 3 4 5 के बारे में तो जानकारी रखते हैं अभी तक। 6 के बारे में क्या जानकारी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा फिलहाल अभी। तो अग्नि जो मिसाइल है हमारी, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें अलग अलग रेंजेस के साथ में ये आती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी 5 वेरिएंट्स हैं।
तो पांचों की वेरिएंट्स की रेंजेस अलग अलग है, कोई 4000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर, इस तरीके से रेंज को ये कवर करती हैं। फिर उसी तरीके से दोस्तों तीसरा है त्रिशूल मिसाइल। ये आपके शॉर्ट रेंज वाले रेंज के लिए है, यानी कि कोई पास में हो दुश्मन तो उसके लिए यहाँ पर त्रिशूल मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। ये अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल है। मान लो यहाँ पर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, पास से गुजर रहा है, आप यहाँ पर हैं, तो इस मिसाइल को दाग सकते हैं अपने सतह से आसमान में दुश्मन की जो प्रॉपर्टी है उसको हिट करने के लिए। वो उसी प्रकार से दोस्तों तीसरी है नाग मिसाइल। ये हमारी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है दुश्मन के तोपों को ख़त्म करने के लिए। फिर है आकाश मिसाइल। ये मीडियम रेंज अगेन सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इस तरीके से 5 मिसाइल्स को हमने डेवलप किया है इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ठीक है, शुरुआत किसने की ये मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया। अब ज़रा बेसिक चीज़ों को और जानिए दोस्तों। अभी आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पढ़ाया था, और ये देख पाओगे पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है 11 मार्च 2024 का। ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं उन पर प्राउड है। हमने यहाँ पर अभी रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल को MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में टेस्ट किया था, याद है नहीं है? तो हम लोग लगातार मिसाइल्स में बहुत सारे डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये MIRV टेक्नोलॉजी क्या है एक बार रिवाइज भी करवा देता हूँ क्योंकि इस साल का टॉपिक है। देखो, एक होती है नॉर्मल मिसाइल, जिसमें जो आगे विस्फोट लगाया गया जो धमाका करेगा वो आपका वॉरहेड होता है। ठीक है, तो ये आपकी नॉर्मल मिसाइल है जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा है, ये सीधा जाएगा टेरिटरी में हिट कर देगा। लेकिन भाई दुनिया भर के पास में नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। अब जैसे आयरन डोम सिस्टम का नाम सुना है आपने, जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, उसी प्रकार से रशिया का S-400 है ना। तो ये क्या करते हैं, हवा में ही दुश्मन की मिसाइल को मार के गिरा देते हैं, अपनी टेरिटरी में गिरने नहीं देते। तो ये नॉर्मल मिसाइल तो फिर बेकार हो गई ना जब दुश्मन की टेरिटरी में गिरेगी नहीं। तो इसमें हमने एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की, दैट इज MIRV। इसका नाम है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल्स। कहने का मतलब है ये नॉर्मल मिसाइल है और ये MIRV मिसाइल है। तो हमने अग्नि 5 में MIRV टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया था रिसेंटली। इससे क्या हुआ, हम इस मिसाइल में बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लगा सकते हैं। अब अगर बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे तो मान लो ये मिसाइल लॉन्च होगी तो एक जगह पे वॉरहेड नहीं गिरेगा, ये ऐसे खुल जाएगी और इस तरीके से बहुत सारी जगह पर वॉरहेड गिरेंगे। तो लगा लो आपने जितने आयरन डोम या जितने भी यहाँ पे ये काउंटर मिसाइल टेक्नोलॉजी आपने लगानी है। इससे क्या होगा, जैसे ये फैसिलिटीज़ है ना कंफ्यूज हो जाएंगी, उस उड़ते हुए मिसाइल को यहाँ पर पकड़ नहीं पाएंगी, वो सिस्टम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टेरिटरी में नुकसान होगा इस मिसाइल से। तो ये एक और खतरनाक टेक्नोलॉजी के साथ में हमने अग्नि 5 को टेस्ट किया। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अग्नि 4 वाले मिसाइल को, स्पेशली न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इसको टेस्ट किया है। कहाँ से टेस्ट किया है, ओडिशा में, जो हमारा चांदीपुर है वहाँ से इसको टेस्ट किया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से अग्नि 2 है हमारे पास में, 3 है, 5 के बारे में तो अभी हमने डिस्कशन कर लिया। जो अग्नि 2 है वो इस दायरे को कवर करता है, पाकिस्तान को हिट करना हो या इधर कोई कंट्री को हिट करना हो तो यहाँ पर हम उस मिसाइल से इसको हिट कर सकते हैं। अग्नि 3 की बात करेंगे तो और दायरा इसमें बढ़ जाता है। अग्नि 5 की बात करेंगे दोस्तों तो ये और ज़्यादा रेंज को कवर करता है, यानी कि अग्नि 5 में रेंज और बढ़ जाती है, चाइना के हर एक पॉइंट को हिट कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे अगर इशू क्रिएट होता है आने वाले समय पर, कोई वॉर क्रिएट होती है, क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में लगातार डिसरप्शंस बढ़ रहे हैं। चाइना इंडिया के रिलेशन सही नहीं है, पाकिस्तान भारत के रिलेशंस अगेन सही नहीं है, फिर उसके बाद बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन भी सही नहीं है। तो आसपास के पड़ोसी देशों के साथ में संबंध अच्छे हैं नहीं। आने वाले समय पर कोई भी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो सकती है, जैसा ये बात खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बोली है। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसी के बेसिस पे आप कह सकते हो भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को भी टेस्ट कर लिया है। अब जो ये अग्नि 4 मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी यहाँ पर एक बड़े दायरे को कवर करेगा, जिसको लेकर बिल्कुल चाइना जो है बार बार इस मुद्दे को उठाएगा। क्योंकि जैसे हमने अग्नि 5 की टेस्टिंग की थी ना, और हमने यहाँ पर बोल दिया कि 5000 किलोमीटर की रेंज है अग्नि 5 की, चाइना यहाँ पर पब्लिश करने लगा पेपर जिसमें बोलने लगा नहीं, भारत झूठ बोल रहा है, 5000 नहीं, इससे ज़्यादा रेंज है इंडिया की। इंडिया ने कुछ ट्रीटीज़ को भी साइन नहीं किया है, तो भारत फिर भी इस तरीके से मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है भारी रेंज वाली। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चाइना पहले कर चुका है अग्नि 5 के टेस्टिंग के दौरान। तो वही सिमिलर सिनेरियो अभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी थोड़े घंटे पहले का ही टेस्ट है, तो आने वाले समय पर कई कंट्रीज़ के स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा अग्नि 4 वाला मिसाइल होगा वो भी इस दायरे को कवर कर सकेगा। ठीक है, बड़े एरिया को यहाँ पर, बड़े रीजन को कवर कर सकेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। समझ गए इस बात को, क्लियर हो गया। अब
चलो हमें 1 2 3 4 जो भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर क्लियर हो गई, इनकी रेंज अलग अलग है वो समझ में आ गया। अब आप कह रहे थे सर कि अग्नि 6 के बारे में। दोस्तों अग्नि 6 पे काम चल रहा है, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं, जब आप सर्च करोगे पूरा एक पेज दे रखे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स क्रिएट कर रखी हैं, वहाँ पे अग्नि 6 को लेकर भी जानकारी है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसकी जो रेंज है और ज़्यादा हो सकती है, 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। अग्नि 6 रेंज में भारत के पास में मतलब कह सकते हैं पूरा का पूरा एक्सेस होगा। मतलब दुनिया में हम इन सब टेरिटरीज को कहीं पर भी हिट कर सकते हैं, कहीं पर भी मिसाइल दाग सकते हैं, ठीक है। सिवाय यहाँ पर यूएसए को छोड़ के, इधर यूएसए छूट जाएगा, साउथ अमेरिका छूट जाएगा, अदरवाइज इस पूरे रेंज को यहाँ पर भारत कवर कर पाएगा अपने अग्नि 6 मिसाइल से। अभी वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, अभी हमारे पास में 4 5 इस तरीके तक की यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इस दायरे को हम हिट करें। अब ऐसे पूरे हिस्से को हिट करने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल हमको चाहिए होगी। तो उस पर यहाँ पे काम चल रहा है, जिसको लेकर अग्नि 6 को लेकर जो आर्टिकल्स हैं आगे भविष्य में कभी आते हैं तो ऑब्वियस सी बात आपके साथ में डिस्कशन किया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये सब बेसिक चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और ऑब्वियसली इन सब मिसाइल्स के डेवलपमेंट के पीछे यहाँ पर डीआरडीओ का अहम रोल है, तो डीआरडीओ को नहीं भूल सकते। यह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत सरकार की एक इंपॉर्टेंट बॉडी, जिसको बनाया गया था 1958 में, बहुत सारी अलग अलग बॉडीज़ को आपस में मर्ज करके यानी मिलाकर। यानी पहले भी हमारे पास में इस तरीके की बॉडीज़ हुआ करती थी, वो अलग अलग थी, जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, उसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन हो गया। इन सब को यहाँ पर दोस्तों मर्ज कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, उसके बाद जाकर डीआरडीओ को बनाया गया 1958 में। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। ये फ़ोटो यहाँ पे लगा है, तो मैंने वहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं करवाया, बट इस फोटो को यहीं से कवर कर सकते हैं आप, ठीक है। एक सेकंड को, मैं ये फ़ोटो क्यों दिखा रहा हूँ ना, अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख पाएंगे यहाँ पे कुछ मिसाइल रेंजेस के जो नाम है वो दिए गए हैं, उनकी रेंजेस बताई गई हैं। जैसे अग्नि 1 मिसाइल है ना, इस तरीके से अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल, अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरे कॉन्टिनेंट को हिट भी कर पाएगी। तो अग्नि 5, अग्नि 4 में यहाँ पे हमारी रेंज आ जाती है 3,500 से 4,000 किलोमीटर तक की रेंज है हमारे पास में। अग्नि 3 में 3,000 से 5,000 किलोमीटर तक दायरे तक हम एरिया को कवर कर सकते हैं। अग्नि 2 में यहाँ पर 2,000 से लेकर 3,500 किलोमीटर तक की रेंज को कवर किया जा सकता है। अग्नि 1 में 700 से लेकर 1,200 किलोमीटर तक की रेंज को कवर किया जा सकता है। और उसी तरीके से जो अग्नि 5 वाली मिसाइल है, इसमें हम 5,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक के रेंज को कवर कर सकते हैं। ये हमारी मिसाइल की रेंज है। इस वजह से यहाँ पर चाइना बोलता है कि भारत 5,000 किलोमीटर की रेंज बता तो रहा है अपने अग्नि 5 मिसाइल की, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ पर उसकी रेंज है। तो ये एक कहीं ना कहीं कंसर्न पैदा करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पड़ोसी देशों के लिए। अब देखिए यूपीएससी ने साल 2014 में ही एक प्रश्न पूछ लिया आपसे। प्रश्न ये था, अग्नि 4 मिसाइल के रेफरेंस में बताइए 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट को चूज कीजिए। पहला, क्या अग्नि 4 मिसाइल यहाँ पर आपका एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? जी सही बात है, अभी यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, है ना। मैंने आपको आगे भी रेंजेस सब बताई थी ना, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है कि इसको क्या लिक्विड प्रोपेलेंट से चलाया जाता है, क्या इसमें लिक्विड फ्यूल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यह मिसाइल 2 स्टेज का है, इसमें सॉलिड फ्यूल सिस्टम भी है, ठीक है। प्लस ये 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। फिर उसके बाद अग्नि 4 मिसाइल की क्या जो डिस्टेंस है वो 75,000 किलोमीटर की दूरी तक ये न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है? ऐसा नहीं है, इतनी रेंज नहीं है। 7500 किलोमीटर तो नहीं है रेंज। यहाँ पे दोस्तों आपको 4,000 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अभी इस लिस्ट में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो थर्ड वाला रॉन्ग हो गया, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे थर्ड तीनों ऑप्शन में मैंशनड है, इसको आप एलिमिनेट कर पाएंगे आराम से, और ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सवाल बन जाते हैं, इस वजह से कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा, बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा देखा, ये सब डेटा दोस्तों यहाँ पर आपको एक पीडीएफ में स्टोर करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पर आपका सभी करंट अफेयर्स का कॉन्टेंट सिक्योर हो जाता है, सभी डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत करंट अफेयर्स को मैनेज करने में नहीं होती है, क्योंकि लंबे समय तक करंट अफेयर्स का डेटा प्रिपेयर करना है, स्टोर करके रखना है। तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए
जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 टिल योर सिलेक्शन। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर लेना। जब संतुष्ट हो जाओ तो जाकर यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर दिया करो, 5000 लाइक्स का टारगेट है। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर ही आर्टिकल मेंशन्ड है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आर्टिकल आज से कुछ दिनों पहले भी चर्चाओं में था, उसमें थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है बस, और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। अच्छा तो हुआ क्या है ज़रा ये जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे पिछले 2 महीनों में जो टीबी है यानी ट्यूबरक्लोसिस, ये लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अब ट्यूबरक्लोसिस में भी बहुत सारे अलग अलग केसेस होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बता दूं, जिससे कि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, जो नए बच्चे हैं और उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो माइकोबैक्टीरिया की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं जिससे और भी कई सारी प्रकार की बीमारियां होती हैं। टीबी के साथ साथ लेप्रोजी जैसी बीमारियां भी ह्यूमंस में फैलती हैं। अब एक बात और ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कई बार हम छोड़ देते हैं। ह्यूमंस के अंदर में जब भी ये टीबी होता है तो ज़्यादातर फेफड़ों को अफेक्ट करता है। सबको पता है भाई, टीबी मतलब फेफड़े बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके होंगे। लेकिन जब टीबी फेफड़ों को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। और इसी तरीके से कह सकते हैं टीबी फेफड़ों के अलावा जब दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा यानी दूसरे ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट कर रहा है। बहुत पुरानी बीमारी है टीबी, लंबे समय से यहाँ पर इसको डायग्नोस किया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका पूरा जो डेफिनेशन है वो क्या है वो आप यहाँ पर इसको समझ गए होंगे। इसमें आपके लंग्स ही इन्वॉल्व नहीं है, मतलब लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, उसके अलावा यहाँ पे दूसरे ऑर्गन्स को जब ये अफेक्ट करता है तो आपका वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। आराम से ये टीबी जैसी प्रॉब्लम फैल सकती है। नॉर्मल इंसान जिसको ये बैक्टीरिया से बीमारी हुई है वो किसी दूसरे इंसान के सामने छींक दे, खांस दे तो उसके जो जर्म्स हैं वो एयर के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं, उसको भी ये दिक्कत हो सकती है। कई सारे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं, है ना। कई बार यहाँ पर कह सकते हैं कि चेस्ट में पेन होता है, कमज़ोरी होती है, वेट लॉस होता है, फीवर होता है, रात में पसीने आते रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब पता है, इन सब का ट्रीटमेंट तो है, टीबी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो कई कई महीनों तक चलता है। 20 महीने, 25 महीने, 18 से 24 महीनों तक दोस्तों यहाँ पर इसका कोर्स होता है। और उन 24 महीनों तक आपको डेली बेसिस पे कई सारी दवाइयाँ, गोलियाँ खानी होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ऐसी टीबी जैसी दिक्कत को टैकल कर पाएंगे। और यहीं पर एक नया टीबी उभर कर आया है जिसको बोलते हैं हम क्या, अब ज़रा दोस्तों ये सुनिए, ये है MDR टीबी। MDR टीबी की फुल फॉर्म है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। कई बार क्या होता है, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी वो दवाइयाँ यहाँ पे उस टीबी वाली बीमारी को ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि वो टीबी ऐसी हो चुकी है जो ड्रग रेजिस्टेंट है। दवाइयाँ भी उसके ऊपर काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारी और भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लंबे समय तक, 2-2 साल तक कोर्स चल रहा होता है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक नया ट्रीटमेंट लेकर आया गया, उसका एक नया ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ चुका है। और जो नया ऑल्टरनेटिव अभी थोड़े दिनों पहले मार्केट में आया था उसको बोला जा रहा है BPAL रेजिमेन। ध्यान रखना, अभी जो न्यूज़ आर्टिकल है वो नहीं पढ़ा रहा, बैकग्राउंड समझा रहा हूँ। टीबी समझ लिया, और थोड़े दिनों पहले यहाँ पर टीबी का जो नया इलाज लेकर आया वो था BPAL रेजिमेन। ये बेसिकली 3 दवाइयों का नाम है BPAL, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम जान रहे हैं। इसमें कौन कौन सी 3 दवाइयाँ हैं, एक है बेडाक्विलिन, दूसरी है प्रीटोमैनिड और तीसरी है लाइनज़ोलिड। ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बीमारी टीबी की ठीक की जा सकती है। तो कहोगे पहले भी तो दवाइयाँ खा के हो रहा था, अभी भी दवाइयाँ खा के हो रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, पहले आपको 18 से 24 महीने तक लगातार दवाइयाँ खानी पड़ रही थी। अब ये दोस्तों तीनों दवाइयाँ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कि आप केवल 6 महीने तक ये कोर्स लेते हैं, 6 महीने तक इन दवाइयों को कंज्यूम करते हैं, तो आप ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस से भी लड़ पाएंगे आराम से। ठीक है,
जहाँ पे दवाइयाँ भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पर ये 3 दवाइयाँ बेहतर तरीके से काम करेंगी। और ऑब्वियस सी बात है, 24 महीने जो कोर्स चलेगा, दवाइयाँ आएंगी, उसका खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, ये सोचने वाली बात है। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सस्ता रहने वाला है हमारे पेशेंट्स के लिए। तो एक जो पूरा नया कॉम्बिनेशन तैयार किया है, ये पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन जैसे कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेकर आया है। ऑलरेडी कई सारी जगह पर ये चीज़ें अपनाई जा रही हैं। ठीक है, तो जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था, इसमें आपकी 14-15 गोलियां यहाँ पर हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन बीपीएल रेजिमेन में आपकी केवल 3 दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, केवल 3 गोलियों का आपका यूज़ करना है, वही बेडाकुलिन, प्रेटामोनिड एंड लाइनाजोलिड। तो ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अब दोस्तों, ये तो हो गया हमारा रिसेंट तक का जो भी अपडेट है। इसमें एक नया अपडेट और जोड़ लो, जो आज अखबार में पेज नंबर 1 पर ही आपके सामने देखने को मिलेगा। तो रिपोर्ट ये आ रही है कि हमने इस बीपीएल रेजिमेन के अंदर में एक दवाई और ऐड कर दी है। तो अब इसको बीपीएल मत बोलो, अब इसको बोलो बीपीएलएम। ठीक है, तो इसमें बेडाकुलिन, प्रेटामोनिड, लाइनाजोलिड ये तो था, इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को भी ऐड कर दो। तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन अगर ऐड हो जाती है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी और कम समय लगेगा ऐसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए, है ना। तो एक जल्दी बहुत तेज़ी से ट्रीटमेंट आ जाएगा, और दूसरी बात, एक इंसान अच्छे से ठीक हो पाएगा। ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा चीपर ऑप्शन, ज़्यादा कह सकते हैं कि कंफर्टेबल ऑप्शन रहने वाला है पेशेंट्स के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप इसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन को ऐड कर देंगे तो ज़्यादा सेफ़ है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा क्विकर ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करवाएगा दूसरे बाकी सारे प्रोसीजर्स के कंपैरिजन में। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। वैसे भारत के पास में टीबी के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ड्रग रेजिस्टेंट दवाइयाँ हैं, लेकिन वो जैसे मैंने बोला 2-2, 3-3 साल चलानी पड़ेंगी। उसका सबसे बेटर ऑल्टरनेटिव आपके सामने यहाँ पर मार्केट में आ चुका है, बीपीएलएम। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए रिसेंटली बीपीएल चर्चा में था, यह किस चीज़ से रिलेटेड है या इसमें कौन सी 3 चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे पेज नंबर 10 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सितंबर का महीना है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 21 सितंबर को क्वाड लीडर्स के बीच में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। क्वाड की मीटिंग कभी कभी होती है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। क्वाड क्या है? ये बेसिकली है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है। अच्छा, क्वाड मतलब होता भी क्या है? अगर हम रफ वर्ड में समझें तो बेसिकली यहाँ पर मैथ के अंदर में एक ऐसा शेप होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, उसको बोलते हैं क्वाड। वहीं से ये कॉन्सेप्ट ले लिया गया, और लेकर क्योंकि इसमें 4 देश हैं, इस वजह से यहाँ पर इसको क्वाड का नाम देने लगे। तो 4 देश इसमें कौन कौन से हैं? एक है इंडिया, दूसरा है यहाँ पर यूएसए, तीसरा है इसमें ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है इसमें जापान। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है क्वाड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे चाइना बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं परेशान होता है। चाइना को बहुत मिर्ची लगती है क्वाड वाले ग्रुप से। वो बोलता है क्वाड ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अभी फिलहाल 21 सितंबर को जो डिस्कशंस होंगे, जो मीटिंग होगी, सब कुछ हमारे सामने होगा। ये मीटिंग अमेरिका में होगी, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर में। तो देखेंगे क्या डिस्कशंस होते हैं, क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो एक रेलिवेंट चीज़ होने वाली है। अब आगे देखिए दोस्तों, जैसे क्वाड का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें 4 देश हैं, भारत, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बन गया यहाँ पे हमारा क्वाड। सवाल ये भी है, इस ग्रुप को सबसे पहले शुरू किसने किया? इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी दोस्तों, यहाँ पे जो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे साहब। ठीक है, खैर इनको यहाँ पर गोली मार दी गई थी बाद में। तो शिंजो एबे ने यहाँ पर जो है इस प्रकार का क्वाड ग्रुप की शुरुआत की, और धीरे धीरे करके इसमें 4 कंट्रीज़ बन गई, ऐड हो गई। पहले इसमें कुछ कंट्रीज़ हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे करके ऐड हो गई। लेकिन दोस्तों, क्वाड ग्रुप में एक फॉल भी आया बीच में। हमने एक बहुत बड़ा इसमें कह सकते हैं डाउनफॉल देखा, जब जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे रिज़ाइन कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो क्वाड के प्रो थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नए नए पीएम आ गए, तो वो सब यहाँ पर क्वाड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट दब गया था। लेकिन फाइनली 2017 में वापस से जापान ने ऑफिशियली यहाँ पर क्वाड को रिवाइव करने का मांग उठाया, फिर वापस से रिवाइव हुआ। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी
इंडिया, यूएस, जापान के एक मालाबार नेवल एक्सरसाइज को ज्वाइन किया, वो भी 10 साल बाद। तो क्वाड वापस से वर्किंग में आ गया और आज वापस से हम क्वाड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और कई बार क्वाड को कह सकते हैं, चाइना बोलता है मिनी नेटो है ये। मिनी नेटो ऐसा है कि अगर चाइना कुछ करता है तो ये चारों कंट्रीज मिलकर यहाँ पर चाइना के अगेंस्ट में हो जाएंगी। वैसे कई सारी कंट्रीज और अपनी दिलचस्पी दिखाती हैं क्वाड को ज्वाइन करने में, क्योंकि चाइना यह का कहना यह है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग को बनाने के पीछे का रीज़न है चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना। जिस तरीके से चाइना ने इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के अंदर अपने पैर फंसा रखे हैं, साउथ चाइना सी को अपना बताता है, इन टेरिटरीज़ के अंदर में धीरे धीरे करके एक्सेस गेन कर लिया है। चाहे आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें, चाहे सोमालिया, जिबूटी की बात करें, या फिर आप इधर श्रीलंका की बात करें, चाहे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट की बात करें, है ना। उसके अलावा इधर साउथ चाइना सी में इनके साथ में डिस्प्यूट बना ही रहता है। तो अपना अग्रेशन दिखा रहा है, अपना कंट्रोल जताना चाहता है। उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये तीनों इस रीजन में है। साथ में हमने यूएसए को और जोड़ लिया कि अब दिखाओ अपना अग्रेशन, हम काउंटर करेंगे आपके अग्रेशन को। तो इस वजह से चाइना बोलता है कि एक मिनी नेटो है ये। बाकी कैसे बना ये क्वाड, मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट दोस्तों जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे साहब लेकर आए थे दिसंबर 2012 के अंदर में, और उसके बाद धीरे धीरे इस पर काम किया गया। 2020 वाला साल हमारा इंपॉर्टेंट था, कोविड वाला, जब चारों कंट्रीज़ ने मिलकर एक अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। तो ये भी याद रखिए कि जो 4 देश हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन चारों देशों में यानी क्वाड कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास भी होता है, एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोलते हैं मालाबार एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन बन सकता है, तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत रेलिवेंट है। ये हमारा एक एडिटोरियल है आज के न्यूज़पेपर का, जो कि पेज नंबर 8 पर प्रेजेंट है। और ये एडिटोरियल को आप जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से लिंक कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बिलाल अहमद वागई साहब ने यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा है। ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर के अंदर में जो टूरिज़्म को बढ़ावा मिला है, वो सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है, और उसका मिस मैनेजमेंट की वजह से आज जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। और आने वाले समय पर सिचुएशन और गंभीर हो सकती है अगर हम इस मिस मैनेजमेंट को रोकते नहीं हैं तो ये बात इनके थ्रू बोली गई है। चलिए आइए समझते हैं कि आखिरकार क्या कहना चाहते हैं हमारे ये राइटर। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये बोलते हैं कि अगर आप लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, कश्मीर लंबे समय से न्यूज़ में बना हुआ है, ठीक है। और अभी के समय पर लगातार कश्मीर के अंदर में जो रिसेंट समय पर चेंजेस हुए हैं, है ना। आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, तो उसके बाद एक्सेस लोगों के पास में कश्मीर का और बड़े लेवल पर आया है। अर्बनाइजेशन शुरू हो चुका है, शहरीकरण हो रहा है, नए नए कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस गर्मी का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है यहाँ पर दुनिया भर के कंट्रीज़ के ऊपर में। और इसी बीच में सरकार यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, जितने भी लोग घूमने जा रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए नई पॉलिसी लेकर आ जाती है। तो जो नई पॉलिसी आई है टूरिस्ट के लिए, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, ऐसा इनका कहना है। राइटर बोलते हैं कि जो ये नई पॉलिसी आई है ना, इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होगी जम्मू कश्मीर के इकोलॉजिकल एरिया को, जहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट है स्पेशली उसको। तो रिसेंट समय पर जो ये नई नीतियाँ लेकर आई गई हैं, इन नीतियों का एक बहुत बड़ा भुगतान भरना पड़ सकता है, क्योंकि नेचर पलटकर जवाब देगा इसका। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग कहना यह है कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे कश्मीर को विजिट कर चुके हैं जब से ये नई पॉलिसी आई है 2020 में। और अभी 2024 की बात करेंगे, ये पर्टिकुलर ईयर चल रहा है, तो इस 2024 का यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आधा साल निकल चुका है। तो इतने में ही लगभग 1.2 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर में अराइव कर चुके हैं, जा चुके हैं। तो पिछले अगर हम देखेंगे 3-4 सालों में 4-5 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ से ज़्यादा ही लोग यहाँ पर कश्मीर गए हैं घूमने के लिए, एज अ टूरिस्ट एक्टिविटी के लिए। जब इतने सारे लोग जाएंगे एक छोटे से रीजन में, तो वहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, बिल्कुल ऐसा इनका कहना है, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में नई सी इनस्टेबिलिटी आ चुकी है। अस्थिरता वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एनवायरनमेंट लगातार डिस्टर्ब हो रहा है। और इन्होंने मेंशन किया कि सबसे पहली बात, लोग जाते हैं, कूड़ा करकटी फैलाते हैं, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है और वेस्ट मैनेज नहीं किया जा रहा। अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर दिया जाए, रिसाइकिल कर लिया जाए तो ठीक है, लेकिन वो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज हो चुके हैं। अब जब यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट है, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह और ज़्यादा पिघल रहे हैं तेज़ी से। वो तो पिघल ही रहे थे पहले, उसमें गति और बढ़ गई।
फिर उसके अलावा यहाँ पे पिलग्रिमेज टूरिज़्म यहाँ पर बड़ा है दोस्तों। स्पेशली यहाँ पे राइटर बोलते हैं जो हमारी फाल्गम वैली है, उसके अलावा त्रिकुटा रेंजेस हैं जहाँ पे माता वैष्णो देवी जी का मंदिर है, वहाँ पे भी लगातार जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इनस्टेबल है, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ी रीजन है और रिसोर्सेज वहाँ पे लिमिटेड हैं। लोग ज़्यादा मात्रा में पहुँचते हैं तो वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नज़र आती है। तो ऐसा राइटर बोलते हैं कि अगर एकदम से बहुत सारे लोग अगर प्रेजेंट होंगे तो वो जो पर्टिकुलर रीजन है उसकी कैपेसिटी है 2 करोड़ लोगों को हैंडल करने की, अगर वहाँ पे 4 करोड़ पहुँचेंगे तो उस रीजन की हैंडल करने की कैपेसिटी बेकार हो जाएगी। इससे बहुत सारे पेड़ों की कटाइयाँ हो रही हैं क्योंकि लोगों का मैनेजमेंट हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, वेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है और कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ रहा है, लोगों के लिए फैसिलिटीज़ डेवलप की जा रही हैं तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वो कंस्ट्रक्शन अनरेगुलेटेड है। पहाड़ों को काट कर चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना यहाँ पर यह है कि ये जो टूरिज़्म है ये अनचेक्ड है, यानी इस पर बिल्कुल भी रेगुलेशन नहीं किया गया। टूरिज़्म ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ होती है और इसके ऊपर में यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल करें, इसको रेगुलेशन के हिसाब से लेकर चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, कुछ लॉज के हिसाब से लेकर चलें। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो टूरिज़्म है जिसके ऊपर में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे और दिक्कतें आ सकती हैं और ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से 2014 में कुछ भयंकर बाढ़ आई, ऐसा इनका कहना है। फिर राइटर बोलते हैं कि जो हमारे विजिटर्स लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये विजिटर बढ़ने की वजह से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लोग बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर होटल्स बढ़ने लगे क्योंकि लोगों को पता है भाई बिजनेस चलेगा, लोग आ रहे हैं टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से, होटल्स बढ़ रहे हैं। जिनके वहाँ पे एक होटल उन्होंने 2-4 कर लिए हैं, जिन नहीं है, जिनको लग रहा है जिनके पास में पैसा है, बिजनेस का स्कोप है, वो पहुँच रहे हैं, होटल्स ओपन कर रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, नई फैसिलिटीज़ और भी डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल हैबिटेट है, लोग वहाँ तक जा चुके हैं, पेड़ों की कटाइयाँ करने शुरू कर चुके हैं। उनको चीज़ों को काटने के बाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस बन रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये केवल हमारे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को ही बर्बाद नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ पेड़ों की कटाइयों की वजह से जो हमारी मिट्टी है वो लगातार बहती चली जाएगी, ऊपर वाली जो मिट्टी है, क्योंकि जो पेड़ होता है ना उसकी जड़ें जो फैलती हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। तो अगर पेड़ काट दोगे, जड़ें मर गई, तो जड़ें मरने की वजह से यहाँ पे दोस्तों जो सॉइल इरोजन है वो देखने को मिलेगा और मिट्टी खिसकेगी ऊपर से पहाड़ पे से, तो वो लैंडस्लाइड होगा और वो लैंडस्लाइड भयंकर रूप ले लेता है। जो भी नीचे चीज़ आएगी लैंडस्लाइड की वो सब दब जाएगी उसके अंदर, जैसा हमने रिसेंटली केरला में भयंकर लैंडस्लाइड अभी देखी है। फिर इनका कहना यहाँ पर यह है कि क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हर एक चीज़ के ऊपर में, रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। करोड़ों में जब संख्या पहुँचेगी तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ी है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, लेकिन उतना ज़्यादा रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर लगातार डिप्लीट होता चले जा रहा है, कम होता चले जा रहा है, बिजली का कंजम्पशन बढ़ चुका है, तो बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए वापस से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर में वो डिपेंडेंट एरिया है, तो वाटर से यहाँ पर उन चीज़ों को जनरेट किया जा रहा है जिससे हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। फिर राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि कश्मीर के कई सारे एरिया में ऑलरेडी पानी का शॉर्टेज हो गया है, जो पीने वाला पानी है इसका एक शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगा। ग्लेशियर्स हमारे बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से और इसकी वजह से भी वाटर स्कैरसिटी हो रही है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी घाटी है, जो कश्मीर वैली है, यहाँ पर सूखा पड़ना शुरू हो चुका है जिसका नुकसान एग्रीकल्चर सेक्टर को भुगतना पड़ रहा है। अभी रिसेंटली बारिश नहीं पड़ी है, जो बारिश हुई है वो एवरेज रेनफॉल जो होती है ना उससे भी बहुत ज़्यादा कम हुई है। वेदर पैटर्न्स में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे पानी भी कम है, नदियों में पानी कम हो चुका है जिसकी वजह से इरिगेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। सूखा पड़ने की वजह से जो हमारी फसलें हैं वो यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से उस एरिया की इकॉनमी, स्पेशली जो हमारे किसान जो फसल उगाते हैं उनका यहाँ पर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि वो उसी फसल से पैसा कमाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, फसल अगर अच्छी नहीं उगेगी तो यहाँ पर उतना इकॉनमिकल उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज बनता चले जा रहा है कश्मीर के एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फसल नहीं होगी तो लोगों को खाने को क्या मिलेगा। तो ये रीजन बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबल है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जो ऑलरेडी कई सारे नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हो चुका है, बड़े बड़े भूकंप आ चुके हैं, आते रहते हैं क्योंकि वो सेस्मिक जोन में है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लड्स देखने को मिली हैं, भयंकर बाढ़ आई हैं, लैंडस्लाइड्स हुए हैं, एवलांचेस आए हैं। तो ये जो रीजन है ये ऑलरेडी, जैसे मैंने बोला, सिस्मिकली एक्टिव जोन में है जहाँ पे भूकंप अक्सर आते रहते हैं।
है ना। और 2014 में भी एक भयंकर कैटास्ट्रॉफिक फ्लड वहाँ पर आया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा तबाही मचा था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। कश्मीर घाटी के कई सारे जो बड़े बड़े हिस्से हैं वो डूब गए थे उसी बाढ़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी कुछ बनाया था सब डैमेज हो गया था। हज़ारों लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेस करना पड़ा था, सिक्योर जगह पे ले जाना पड़ा था। तो 5 मिलियन से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। 5 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। फिर 4.5 मिलियन के आसपास कश्मीर वैली में भी यहाँ पर इम्पैक्ट हुए। 500,000 के आसपास जम्मू रीजन के अंदर में इम्पैक्ट पड़ा। मतलब उन 5 मिलियन में से 4.5 मिलियन कश्मीर वैली में इम्पैक्ट हुए और आधे मिलियन जम्मू वाले रीजन में इम्पैक्ट हुए। तो ये एक बुरा असर पड़ा था उस समय पर 2014 की बाढ़ का, ये राइटर का कहना है। और इस बाढ़ से जब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उस रीजन की जो इकॉनमी है वो भी सफ़र करनी थी। तो लगभग उसी पर्टिकुलर ईयर में लगभग बताया जा रहा है कि 5,700 करोड़ रुपए तक का जो लॉस है वो उस स्टेट की इकॉनमी ने झेला। फिर 2022 में भी एक बड़ा फ्लैश फ्लड आता है बादल फटने की वजह से अमरनाथ के अंदर में, जिसमें 16 लोगों की जान गई, 40 लोग मिस हो गए थे, पता नहीं चला उनका। तो ये आप देख पा रहे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है पहले के कंपैरिजन में। और जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन हो रहा है ऐसे रीजन में जो इकोलॉजिकली फ्रेगाइल रीजन है। कहने का मतलब है इनस्टेबल रीजन है। हमें पता है कि ये सेस्मिकली एक्टिव जोन है, हमें पता है कि यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना, तो आगे यहाँ पर डैमेज होना ही है उन सब चीज़ों का। उसी प्रकार से केरला में अभी लैंडस्लाइड आई जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान गई, एक भयंकर डैमेज हुआ। तो यहाँ से हमें सीख लेने की ज़रूरत है, यहीं से हमें यहाँ पर एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि कश्मीर वैली तो और भी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेगाइल रीजन है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। तो जब हमें पता है तो हम शुरुआत में ही कुछ एक्शंस ले सकते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि इसके लिए चलो हमें क्या करना चाहिए वो थोड़ा सा बताता हूँ। एक नया मॉडल हमारे पास में होना चाहिए। कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो उसी चीज़ को देखने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं, बर्फ़ का मज़ा लेने जाते हैं, है ना। लेकिन उसी टूरिज़्म में हम कमर्शलाइजेशन जैसी चीज़ों को ऐड जो कर रहे हैं, होटल्स, रिजॉर्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ों को जो बना रहे हैं ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इनका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप इसको सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे। टूरिज़्म प्रमोट करें अच्छी बात है, लेकिन इसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि आपके एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो रहा हो। आगे भविष्य में आपको पता है ये रीजन थोड़ा सा ऐसे ही सेस्मिकली एक्टिव जोन में है या कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन में आपको पता है, तो आप थोड़ा वहाँ से हट कर जाएं, जिससे आगे कोई तबाही होती भी है तो उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, लोगों की जान ना जाए। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर यही बोलता है कि भाई इस एनवायरनमेंट को समझकर हमें ऐसा एक मजबूत टूरिज़्म बनाना चाहिए जो सस्टेनेबल तरीके से काम कर सके आने वाले समय पर। और इसके लिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। लगातार कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मेंशन करनी होगी कि भाई आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होने देना है, एनवायरमेंट को बर्बाद नहीं करना है। आपको वाटर की प्रोटेक्शन करनी है क्योंकि लगातार ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। आपको अपना जो एनवायरमेंट है, जानवर हैं दूसरे, उनको बचाना है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जब भी आप जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज़्म की प्लानिंग कर रहे हो या टूरिज़्म के लिए नया नियम ला रहे हो, तो राइटर बोलते हैं कि भाई वहाँ पे लोकल एरिया में जो लोग प्रेजेंट हैं उन कम्युनिटीज़ की भी तो बात सुनो। वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है, वो आपकी ज़्यादा बेटर तरीके से मदद कर सकेगी डिसीजन लेने में कि भाई इस रीजन में ये है, इस रीजन में ये, हमें यहाँ पता है क्या क्या हो रहा है। तो उस बेसिस पर आप एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छी नई पॉलिसी बना पाएंगे। और हमें एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि किसी भी वेदर को टैकल कर सके। हमें टूरिज़्म को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नया मॉडल डेवलप कर सकते हैं, तभी हम अपनी नेचुरल ब्यूटी है स्पेशली उसको बचा पाएंगे और लोकल कम्युनिटीज़ को वहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। कम्युनिटीज़ का सपोर्ट हम ले रहे होंगे डिसीजन को बनाने के लिए। इससे यहाँ पर एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम चीज़ों को समझ रहे होंगे। कोई अगर आगे आपदा आती भी है तो उसका कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, जैसे पहले भयंकर डैमेज हो चुके हैं, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ रुपये का यहाँ पर डैमेज हो चुका है। तो वो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में क्या क्या चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के फ्रेगाइल रीजन के बारे में डिस्कशन हुआ है और कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे आज के न्यूज़पेपर में नहीं है दोस्तों।
एग्ज़ाम के लिए स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। वैसे पढ़ना चाहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए केवल काम की चीज़ें पढ़ें। हाँ, एक चीज़ मैं और अनाउंस करना चाहता हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा बीच में मैंने कई सारे सोर्सेज़ और भी ऐड करे थे एक ही पर्टिकुलर वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा बंद भी किया, क्योंकि हमारा यार चैनल ना द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए जाना जाता है। कई सारे लोग रिकमेंड करते हैं, कई सारे ऑफिसर्स ने कोरा पे रिकमेंड कर रखा है। मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, लोगों ने मुझे शेयर कर रखा है ना? तो जो अपने दूसरे सोर्सेस से जैसे हम एक सेपरेट वीडियो कंडक्ट करते थे, वैसे ही मैं एक सेपरेट वीडियो कंडक्ट करूँगा और वो एज़ इट इज़ चलेगा। फिर उसके बाद कोई बदलाव नहीं करेंगे। कई लोगों का कहना है सर वो सेपरेट आर्टिकल्स जो हैं दूसरे जो आते थे वो उसका एक अलग से वीडियो जो पहले आप बनाते थे वो ही बनाओ, सेपरेट रखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो मैं आपके सामने दूसरा वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा। हो सकता है वो वीडियो मैं एक दिन पहले आपको शाम के समय पर प्रोवाइड करवा दूँ, या हो सकता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5 बजे प्रोवाइड करवाऊँ। जो भी टाइमिंग होगा वो मैं बता दूँगा। कल तक आपको सब इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आने वाले 2 दिनों में बहुत मज़ा आने वाला है अपने आर्टिकल्स को, करंट अफेयर्स को कवर करने में। और प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिमांड थी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उस वीडियो में लेकर आऊँगा। यहाँ पर भी इस लेक्चर में भी मैं क्विज़ ऐड करने वाला हूँ, तो क्विज़ आपको मिल जाएगा, उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्विज़ मतलब जो आपकी मेमोरी पावर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके। चलिए, अब फिलहाल आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है आयर। अब आयर वर्ड आपने सुना होगा, आयर का कई सारी जगह पे यूज़ होता है। आयर का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, ठीक है, एंगर। तो अब आयर वर्ड यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ सभी लोग नीचे। ज़रूरी है यहाँ पर सेंटेंस बनाना, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाओगे तभी ये वोकैब याद रख पाएंगे, और अगर आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो जल्दी भूल जाएंगे और फिर उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। चलिए, फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के रेफरेंस में बताइए 2 स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। क्यों? आपको पढ़ाया था ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के हेड कौन होता है? क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है? नहीं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नहीं होते। हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी जैसे डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो आज के समय पर डीएसी के हेड हैं। पढ़ाया भी था आपको, ये बात बताई भी थी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये यहाँ पर जो भी हम नए हथियार को परचेज करते हैं, उस नए हथियार को परचेज करने के बाद उसका ट्रायल कंडक्ट करने का ये काम करता है। तो क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी नए हथियार का ये ट्रायल कंडक्ट नहीं करता, ये पावर इनके पास में नहीं है। हथियार खरीदने की पावर है, बस उस पर अप्रूवल देने की पावर है। तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं ना, अलग अलग एजेंसी की, उनके पास में पावर होती है वो ट्रायल्स करने की। डीएसी ट्रायल नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।